आज की क्लास हम लोग को फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो टर्म आपको दिख रहा है वो लिखा हुआ है को फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस टर्म को देख के क्या समझ आ रहा है, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो टर्म है यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे को लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? को लगा हुआ है, ठीक है। फैक्टर तो है बट वो को फैक्टर है। अगर हम सिर्फ फैक्टर बोलते तो ऐसा होता जैसे एंजाइम है, तो एंजाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है केमिकल रिएक्शंस के रेट को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे को फैक्टर की बात की जा रही है, तो क्योंकि यहाँ पे को फैक्टर बोला जा रहा है तो को फैक्टर बोलने का साफ सीधा सा ये मतलब है कि एंजाइम जो प्रोटीनेशियस है उसके साथ किसी ऐसे चीज को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं जो कि नॉन प्रोटीनेशियस होगा। कैसा होगा? नॉन प्रोटीनेशियस होगा, ठीक है। लेकिन नॉन प्रोटीनेशियस होने के बावजूद भी उसका एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको, ठीक है। आप आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है। स्टडी चल रही है तो आप जहाँ जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, हर जगह पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लासेस तो तब कर रहे हैं ना जब आप अपनी फी वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। फी जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तब आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो आपको फीस कौन दे रहे हैं? आपके पेरेंट दे रहे हैं। अब आप स्कूल जा रहे हैं तो रेयरली ऐसा, इतना तो खैर किसी के पास टाइम नहीं होता, तो आप नोटिस करते होंगे आपके घर में कोई आपकी मदर आपको लंच बना के देते होंगे। अगर वो ना हो तो आपके एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब आपकी फीस मिलनी बंद हो जाए आपको घर से, फिर क्या होगा बताइए? आप क्लास तो नहीं कर पाएंगे, स्कूल में तो आप क्लास नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स हैं वो ऐसे फैक्टर हैं जिनके बिना आपका जो वर्क है, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आप अभी इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आपके जो पेरेंट्स हो गए वो को फैक्टर्स हो गए। तो क्या बोलने का मतलब है, जैसे आपकी लाइफ में वो को फैक्टर्स हैं, उनके बिना आपका काम नहीं चलना, उनके बिना आप अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली उसी तरीके से एंजाइम्स की क्या खासियत है कि ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, होने का ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। जैसे आपके पेरेंट आपके बदले नहीं पढ़ाई कर सकते, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। अब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनका वर्क दूसरा है, उनका प्रोफेशन दूसरा है, ठीक है। अब वो आपकी बजाय बायोलॉजी सुने तो उनका काम नहीं चलेगा, है ना, ना उनके पास इतना टाइम होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोटीन जो है, तो ये सबको पता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब अमीनो एसिड का चेन है यहाँ पे। लेकिन इन अमीनो एसिड्स के चेन में भी खासियत क्या है कि इसके वर्क और एफिशिएंसी के ऊपर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है अपना इम्पैक्ट डालने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर को फैक्टर को हम समझे क्या। तो पहले अगर मैं आपको साधारण तरीके से समझाऊं तो को फैक्टर का मतलब एक ऐसा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो कि एंजाइम के साथ अटैच होके एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इनहेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको आपके लिए नोट किया है, अ कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम्स रोल एज अ कैटलिस्ट। मतलब जब तक ये ना हो तब तक ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब Joined just now. Can you please सवाल re-explain हाँ बोलिए, what factor? आवाज कट कट के आ रही है। Ma'am, I have joined just now. Can you please re-explain what is cofactor? मुझे बस इतना सुनाई दिया, आई हैव ज्वाइन जस्ट नाउ, उसके बाद का मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। So can you please re-explain cofactor? आपके पास ना रिकॉर्डिंग होगी, वो देख लीजिएगा। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, कोई भी बच्चा अगर लेट कनेक्ट हो, आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, नेक्स्ट टाइम से देख लेंगे। मैं ऐसे रिपीट कर देती हूँ एक बार, देखिए। यहाँ जब हम लोग को फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन का नेचर किसका है? एंजाइम्स का है। किसका है? एंजाइम्स का है। अब ये जो एंजाइम्स है यहाँ पे, इसमें मैंने प्लस कर दिया। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे प्लस एक्स लिख दिया, एक्स नहीं पता क्या है,
ठीक है। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि x क्या है तो कैसे समझे फिर इसको। तो यहाँ जो हम x को समझ रहे हैं तो x ये ऐसा पार्ट है जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस करेगा। बात समझ आई आपको? मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोटीन की एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इसका कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है। तो कोफैक्टर में भी एक इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको और समझनी है यहाँ पे। ठीक है। अब एक इसमें प्रोटीनेशियस पार्ट हो गया और एक इसमें ये एंजाइम जो है ये तो प्रोटीनेशियस पार्ट है, और ये जो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा ये इसका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। तब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको फिर हम कैसे क्लासिफाई करें कि इसका प्रोटीनेशियस पार्ट क्या कहलाएगा और इसका नॉन प्रोटीनेशियस जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा। ठीक है। अब कोफैक्टर 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 तो हम कह ही रहे हैं, तो इसका मतलब जो कोफैक्टर को हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि ये नॉन प्रोटीनेशियस केमिकल है। कोफैक्टर का मतलब नॉन प्रोटीनेशियस केमिकल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रोटीनेशियस पार्ट है, ये जो एंजाइम है, इसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ टर्म देना पड़ेगा ना। ठीक है। तो प्रोटीनेशियस पार्ट जो है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। तो मैं एक बीच में ऐड कर देती हूँ एक सिंगल लाइन, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ये देखिए, एक यहाँ पे आप कर लीजिए एपो एंजाइम। ठीक है। ये देखिए ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे एपो एंजाइम है तो ये क्या हो गया? प्रोटीनेशियस पार्ट, क्योंकि हम दो ही चीजों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। एक हम प्रोटीन को ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन तो ऑलरेडी था ही, उसमें हमने नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को ऐड करा था। ठीक है। तो इसका जो प्रोटीन पोर्शन है, द प्रोटीन पोर्शन, प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, द एंजाइम is called as एपो एंजाइम। ये क्या कहला जाएगा? ये एपो एंजाइम कहलाएगा, है ना। एपो एंजाइम समझ आया सबको? रिप्लाई करेंगे उधर से। यस मैम। मैंने आपको बेसिक दो ही बातें सिखाई। ठीक है। दो बातों में से मैंने आपको क्या सिखाया? सिर्फ ये बात मैंने आपको समझाई है कि अगर आपको किसी एंजाइम को वर्क कराना है, ठीक है, आप अगर किसी एंजाइम को वर्क कराना चाहते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स होंगे। उसमें कितने फैक्टर होंगे? दो होंगे। लेकिन कब, कौन से केस में? जब आपको को फैक्टर की रिक्वायरमेंट है तब की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। एक है उसमें प्रोटीनेशियस पार्ट और एक है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। ठीक है। वापस रिपीट कर रही हूँ। प्रोटीनेशियस वाला जो पार्ट है यहाँ पे, प्रोटीनेशियस पार्ट तो एंजाइम हो गया। इस दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं सबके सबका नेचर क्या है? प्रोटीनेशियस है। सबके सब कैसे हैं? प्रोटीनेशियस है। ठीक है। फिर ये सवाल उठता है कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करने का काम करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया? इसके लिए मैंने आपको आपके पेरेंट्स का एग्जांपल दिया। जैसे आपकी लाइफ में आपका जो भी वर्क है वो वर्क जीरो हो जाएगा, आप माने या ना माने। वो आपके बदले वो पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका होमवर्क नहीं कर सकते, आपके बदले कोई काम नहीं कर सकते, बट आपके बदले एग्जाम में लिख नहीं सकते। लेकिन अगर वो आपकी फीस भरना बंद कर दें, अगर वो आपको खाना मतलब लंच देना बंद कर दें, तब आपकी एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। आपकी जो भी एफिशिएंसी 100% की है शायद 5% की भी ना रह जाए, है ना। तो जैसे आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का रोल है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, ताकि एंजाइम जो है वो अच्छा काम करे, बेटर परफॉर्म करे, अपना बेस्ट दे, उसके लिए यहाँ पे को फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। को फैक्टर समझ आया सबको? समझ आया? यस मैम। चलिए, तो को फैक्टर ये हो गया।
सवाल ये उठता है कि जब सर हमारे पास, मतलब नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को कोफैक्टर कह सकते हैं। बस इतनी बात समझनी है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक है प्रोटीन और प्लस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। प्रोटीनेशियस पार्ट इज एंजाइम एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट इज कोफैक्टर, बस। तो फिर प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या बोलेंगे फिर? तो प्रोटीनेशियस वाला जो पार्ट है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। अब आया समझ में? प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये समझाया मैंने आपको। देन देखिए इसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो आपके कोफैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कोफैक्टर्स को भी हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं। और कोफैक्टर्स को हम कैसे और किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे इसको ऐसे समझिए। देखिए, कोफैक्टर को कैटेगराइज करने के लिए हमने इनकी 3 कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। जो 3 कैटेगरीज हैं इसकी, वो 3 कैटेगरी हैं आपके पास। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ठीक है। सेकेंड वन इज कोएंजाइम्स एंड थर्ड इज मेटल आयंस। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है कि ये 3 टाइप किसके हैं, तो ये 3 टाइप जो है ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट वाले के हैं। एपो एंजाइम को यहाँ से आपको भूल जाना है। भूल जाने का मतलब है आपको ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी नहीं समझना है कि हम एपो एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नहीं, नेवर, कभी नहीं। हम यहाँ क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन कोफैक्टर्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये कोफैक्टर्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की है, ठीक है। काफी ज्यादा बार आपको ये केमिस्ट्री में भी जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां भी आपको सुनने को मिलेगा। 12th में भी एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स करके, बहुत बार आप इसको सुनेंगे, ठीक है। ये रहा आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। फर्स्ट कैटेगरी है, किसकी फर्स्ट कैटेगरी है? कोफैक्टर्स की फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा होगा कि ये टाइटली बाउंड करके रहते हैं, किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल किसका दिया जा रहा है? पेरोक्सीडेज का और कैटालेज का, ठीक है। जहाँ पे अगर आप इनका ब्रेकडाउन अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो ब्रेकडाउन करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सोचेंगे कि हम इसे समझे कैसे और याद कैसे करें। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में एक कीवर्ड यहाँ पे क्या आता है? टाइटली बाउंड। अगर आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप समझना है तो सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखिए कि यहाँ का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजिएंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि काम मिल रहा है तो काम चलाएंगे, नहीं मिल रहा है तो काम नहीं चलाएंगे, होना ही चाहिए। यहाँ पे जब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा तो ये कंफर्मेशन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। तो एक सिंपल सी बात हमने यहाँ पे क्या याद करी कि जो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो कोफैक्टर है वो एपो एंजाइम के साथ काफी टाइटली बाइंडिंग करके रहेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे पेरोक्सीडेज और कैटालेज के बारे में जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो पेरोक्सीडेज जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना है आपने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ यूज होता है बताइए तो, थोड़ा याद कीजिए, डेली लाइफ से याद करके देखिए। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जैसे मान लीजिए कि आपके जो पैर हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या है, टैन वगैरह जमा हो रखा है, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा है कि गुनगुने पानी में अगर आपने एक ढक्कन इसको डाल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, केमिस्ट्री में आपने बहुत सुना है बट आप उसके यूज को डेली लाइफ में नहीं जानते। आपको पता भी होगा बट मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें भी ये यूज आता है। अब सपोज कीजिए कि आप खेलते दौड़ते या किसी काम के करते वक्त डेली लाइफ में आपके लिए यूजफुल भी होगा, है ना। पता चला आपको थोड़ा सा कट लग गया कहीं पे, तो कट लग गया तो वहां पे जो कट्स होता है तो उसकी क्लीनिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसा कहते, जो ईयरबड जो आता है ना, ईयर को साफ करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिप करके अगर आप अपना ईयर क्लीन करते हैं तो उसकी क्लीनिंग में भी ये हेल्प करता है। टेथ को भी ये वाइटन करने का काम करता है। जैसे आपके फेस पे सपोज कीजिए एक्ने पिंपल वगैरह आ रखा है, तो कॉटन में करके अगर आप वहां पे भी टैप करके लगाते हैं तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। और ये डिसइंफेक्टेंट है। सबसे अच्छी बात क्या है,
ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज समझ आया आपको, है ना। यस मैम। होता नहीं है पार्लर में जो मैनिक्योर पेडिक्योर जो करते हैं, तो उनसे पूछिएगा आप क्या डाल रहे हैं पानी में, तो वो आपको क्या जवाब देंगे, बोलेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे हैं। अब बात समझ आई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मोस्टली घरों में लोग रखते भी हैं, जैसे भी कैसे भी मैंने आपको बताया मैम कि थोड़ा सा डेटॉल अगर जैसा। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, छोटा सा कट हो गया, तो ताकि आप चाहते हैं कि वहां पे इन्फेक्शन ना लगे, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने काफी बढ़िया यूज सीखा आपने, है ना। और दूसरी बात ये है कि यही वो हाइड्रोजन, और लोग फर्स्ट एड बॉक्स में भी रखते हैं इसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लोग भी रख लीजिएगा अपने घर में, यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यही वो, इसलिए मैंने इतना लेक्चर दिया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसको H2O2 लिखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे लिखते हैं, H2O2 लिखते हैं, सुना होगा केमिस्ट्री में आपने, भले ही आपने इसका डेली लाइफ में यूज नहीं देखा होगा, तो मैंने आपको बता दिया। घर में ले आइएगा, एक बॉटल काफी चीप मिलता है, इसका बॉटल बहुत सस्ते मिलते हैं, आप खरीदिएगा तो बड़ा बॉटल आपको काफी कम प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है, मैंने क्या बोला, H2O2, H2O2। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन में इसको तोड़ देता है। ये जो कौन है आपका पेरोक्सीडेज, तो कैसे याद करें, पेरोक्सीडाइज से याद करेंगे, पेरोक्सीडेज। पेरोक्स यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड जो था, तो ई हटा के एज लगा दिया हमने लास्ट में। ऐसे भी तो आपने सीख रखा है ना, किसी चीज के एंड में जब हम क्या करते हैं, एज लगा देते हैं, तो एंजाइम बन जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर आप पेरोक्सीडेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देगा वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सुना है आपने, बहुत सुना है आपने, बचपन से आज तक बहुत बार आपने सुन रखा है। आपने कभी ऐसा सोचा कि हम जो बार बार हीमोग्लोबिन सुन रहे हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको हीमोग्लोबिन का, ताकि आपको और अच्छे से समझाने में बने। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, तो मैंने याद ही करा दिया आपको, किसी को कोई डाउट तो नहीं। मैंने आपको बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मूला है उसका H2O2, और उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, पेरोक्सीडेज कर देना है उसको। समझ आया सबको, उसको बस पेरोक्सीडेज कर देना है। चलिए, ये रहा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो करना क्या है इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का, तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है इसका। इसको देख के ना बस आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन को जब हम लोग देखते हैं, तो इसमें आपको अजीबोगरीब बात कौन सी लगती है, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये रहा इसका स्ट्रक्चर, एक ये रहा, और ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसमें स्पेशल कौन सी बात दिख रही है, क्या आपको मतलब लग रहा है ऐसा कि यूनिक है इसमें, आप बहुत देर तक देखने के बाद आपको एक बात समझ आएगी। यहाँ पे जो ये हीमोग्लोबिन है, क्या है ये, हीमोग्लोबिन है। सबसे पहली बात तो आप ये बिठाइए अपने दिमाग में कि जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हमने दो चीजों को ऐड करा है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन में 1 और 2, दो अल्फा चेन होते हैं और दो बीटा चेन होते हैं। दो क्या होते हैं इसमें, बीटा चेन होते हैं। और ये हीम पता है किसको बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे आयरन है बैठा हुआ, इसको हीम कहते हैं हम लोग। अब हीमोग्लोबिन आप जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहाँ देखिए बीच बीच में जगह जगह क्या है, यहाँ पे हीम ग्रुप, मतलब ये आयरन बैठा हुआ है। आप कभी इस हीमोग्लोबिन को बिना आयरन के इमेजिन कर सकते हैं क्या, सोचिए तो एक बार, कर सकते हैं इमेजिन। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हुई, खून की कमी हुई, डॉक्टर ने तुरंत बोला चने खाइए, खजूर खाइए, गुड़ खाइए, ऐसी ऐसी चीजें खाइए जिसमें आपको आयरन ज्यादा से ज्यादा मिले। क्यों बोलते हैं, कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब आयरन होगा ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ से हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में मतलब अगर हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करें, तो ये जो हीमोग्लोबिन है, इसकी जान कहाँ बस रही है, इस हीम के अंदर, मतलब इस आयरन के अंदर। ये आयरन इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गया आयरन का, तो फिर भूल जाइए कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो बनेगा, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हीम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है,
ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और हीम तो खैर ऐसा पार्ट है ना जिसके बिना हीमोग्लोबिन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, वो भी बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है। एक आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, वो भी उम्दा एग्जाम्पल है। एक आपका क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। दोनों ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के। और ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसके बिना आप हीमोग्लोबिन की कल्पना नहीं कर सकते, और वहां पे क्या था आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप सबको समझ आया। कोएंजाइम्स पे चले हम लोग। प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ आया? हाँ मैम। चलिए ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड जो है हमारे पास यहाँ पे कोएंजाइम्स है। दूसरे वाले के बारे में जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम, यहाँ भी को लगा हुआ है। बेचारा अपने नाम से ही सारी चीजें खुद ही क्लियर कर रहा है, कह रहा आई एम द कोएंजाइम, खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है मैं क्या हूँ, कोएंजाइम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कोएंजाइम है ये भी एपोएंजाइम के साथ प्रेजेंट है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, बोलेंगे हम तो यही पढ़ रहे हैं तब से, फिर ये अलग से आपको क्या पढ़ाने की जरूरत पड़ गई? पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ रहे हैं, फिर हम कोएंजाइम पढ़ रहे हैं। छोटा सा फर्क है, समझिए तो बहुत छोटा है, नहीं समझिए तो बहुत बड़ा है। छोटा सा डिफरेंस ये है और मेजर डिफरेंस ये है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपने ये देखा कि टाइटली भी नहीं, सुपर टाइटली यहाँ पे बाउंड है, मतलब ये खुद ही बीच में सेंटर में ये खुद ही प्रेजेंट है, तब जाके ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हीमोग्लोबिन का बन रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम यहाँ पे, मैम चारों के साथ बॉन्ड किए गए। हाँ, जब हम यहाँ पे कोएंजाइम के साथ, कोएंजाइम के बारे में बात करते हैं, तो ये जो कोएंजाइम्स है ये ट्रांजिएंट रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा इनका जो अटैचमेंट है या इनकी जो बाइंडिंग है वो उतनी ज्यादा टाइट होल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोएंजाइम्स हैं ये भी एक अच्छे खासे कोफैक्टर्स हैं, और बहुत सारे यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल एक देखिए आपको कोएंजाइम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD और NADPH। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में इन दोनों का काम इतना ज्यादा है, और वहां जब मैं पूछूंगी आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NAD, आपको एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ इस NAD को एब्रिविएट करके हम क्या लिखते हैं, दैट इज निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। N फॉर निकोटीन अमाइड, A फॉर एडेनिन, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड के बाद फॉस्फेट आ जाएगा। कंटेन द विटामिन नियासिन, इनके साथ क्या होता है, ऑटोमेटिकली बाय वन गेट वन फ्री की तरह जो एंजाइम, जो यहाँ पे विटामिन प्रेजेंट है वो कौन सा है, नियासिन है। कौन सा है, नियासिन है। तो ये क्या है, ट्रांजिएंट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, कोई बहुत वहां पे टाइट बाइंडिंग नहीं है जिसके बिना जान निकल जाए इसकी, बट है, जरूरी भी है। ठीक है, बट वैसा भी नहीं है जैसा आपने किसमें देखा था, प्रोस्थेटिक ग्रुप में देखा था। ठीक है, देन अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि व्हाट आर मेटल आयंस। ये बेचारा तो बहुत सीधा सा है, खुद ही बोल रहा है आई एम मेटल आयन। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो एपोएंजाइम है उसके साथ कुछ बेस्ट एग्जांपल क्या है, जिंक है। ठीक है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज को अच्छा काम कराने के लिए आपको क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेटल आयन हो गया, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक एंजाइम की, मतलब जो एंजाइम किसी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ जुड़ के अपनी एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है। तो यहाँ पे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या है आपका, मेटल आयंस है। यहाँ पे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या है, मेटल आयंस है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं दे दूं इस चैप्टर के, आपको करेंगे आराम से बैठ के, और आंसर मैं साथ के साथ बता देती हूँ आपको। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। आगे चले हम लोग, यस मैम। चलिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि मैं आपको ईच एंड एवरी क्लास में दे देती हूँ, बट फिर भी चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका चैप्टर
बायोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल स्पीड में मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे, टाइम नहीं लूंगी मैं ज्यादा आपका। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ विच बॉन्ड, मैंने आपको ये पूरा टॉपिक याद करा रखा है इसलिए मैं बताती भी चल रही हूँ साथ के साथ। विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। आंसर बोलेंगे उधर से, आंसर क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। मैंने यहाँ पे बॉन्ड पूछा है, क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्या होगा? पेप्टाइड मैम बॉन्ड पॉली होगा। नहीं ऐड करना है। फिर से बोलिए। मैम पॉली नहीं ऐड करना है इसमें। हाँ बस, पेप्टाइड। पॉली तो यहाँ पे हो गया आपका पेप्टाइड, पॉली तब ऐड करेंगे जब चेन बनाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड है, ये रहा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल, ये कॉपीराइटेड क्वेश्चन है। कॉपीराइटेड क्वेश्चन का मतलब है इसका आंसर ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते, ठीक है। ये 2017 में नीट के एग्जाम में पूछा गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम बायोलॉजी। ये केमिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एमिनो एसिड को जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड for linking of for linking of A and T। समझ गए क्वेश्चन? यस और नो? समझ आया तो बोलिए, नहीं समझ आया तो भी बोलिए। नहीं मैम समझ 2 आया? होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एडेनिन है ये। व्हाट इज दिस? एडेनिन। एंड टी इज, मैम वो थायमीन है। हाँ यस, थायमीन। टी इज थायमीन, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगेंगे। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, खत्म बस। देन नेक्स्ट है आपके पास, आगे जब हम लोग बात करते हैं मेंशन, बस 1 मार्क वाले 5 क्वेश्चन कर रही हूँ, 2 मार्क्स वाले आप करेंगे, बाकी आगे के मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आंसर, व्हाट इज द आंसर, ठीक है। मेंशन द मोनोमर ऑफ द मोनोमर ऑफ ग्लाइकोजन। क्या लिखेंगे? आंसर इज ग्लूकोज ही होगा। ये ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है, ठीक है। अगर ये पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। देन what are the components of one nucleotide of DNA? चलिए बोलिए आंसर फटाफट, क्या होगा आंसर? नाइट्रोजनस बेस, हाँ, शुगर प्लस फॉस्फेट। वेरी गुड। पहला हो गया आपका यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिखते रहिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए लिखा है मैंने तो थाइमिन आएगा। तो पहला हो गया नाइट्रोजिनस बेसिस। दूसरा हो गया आपके पास यहाँ पे, सेकेंड वन इज डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और थर्ड यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाएगा। हाँ, फॉस्फेट।
तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताया था, BSP याद रखेंगे, बेस शुगर फॉस्फेट, ठीक है। देन चलिए बायोमोलिक्यूल्स तो है ही, इसको हटाती हूँ, नीचे क्वेश्चन का स्पेस आ जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर, ये रहा। mention the cofactor in हीमोग्लोबिन। उम्दा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? अभी जस्ट बताया मैंने, आंसर क्या लिखेंगे? हीम और आयरन। हीम बोला जाता है उसको, हीम टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। वो ये आयरन। हाँ आयरन जो है इसका, समझ आया कैसे ना? आंसर हो गया इसका HAEME। किसको बोला जा रहा है? ये आयरन को बोला जा रहा है। फिनिश। ये रहे आपके, और ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस क्या बोला जा सकता है इसको, तो ट्रेलर है। इससे तो बढ़िया बढ़िया और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, बट आपके दिमाग में वहम है कि हमें अलग से क्वेश्चन चाहिए तो अलग से ले लीजिए। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं हाँ, आपको, कोफैक्टर पूछेंगे मैम, अगर सिर्फ एफी लिखेंगे तो तब भी फिर से बोलिए। मैम, अगर हीम की जगह अगर सिर्फ एफी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। हीम की जगह क्या लिखेंगे? एफी एफी आयरन, मतलब आयरन का केमिकल फॉर्मूला। हाँ लिखेंगे, बिल्कुल ही मार्क्स कटेगा। मुझे एसी एसी सुनाई दे रहा है तब से। नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, ठीक है। उसका आंसर मैं समझा देती हूँ आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे 1 मार्क्स वाले 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये, अब 6 ले लीजिए। ऐसी सारा जैसी चैप्टर ओवर होगा मैं पहली क्वेश्चन लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर में मेंशन कर दूं क्या मैं, क्योंकि आंसर तो मैं लिखूंगी नहीं तो मेरे पास स्पेस होगा। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। फिर उसको चेंज कैसे करेंगे सो भी सिखा रही हूँ आपको। अभी मैं यहाँ क्वेश्चन आपको लिख रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। देखिए आप एग्जाम में जो सब्जेक्टिव पेपर करेंगे, सबसे पहली चीज आपको अपनी मार्किंग स्कीम सीखनी है ना। मार्किंग स्कीम का मतलब है कि आप कितना लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में मार्किंग स्कीम क्या होती है कि आपको 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स दिया जाता है। तो 2 मार्क्स की क्वेश्चन होने का मतलब यहाँ पे है। और डिफरेंस जब भी लिखा जाता है तो डिफरेंस लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। डिफरेंस लिखते वक्त क्या करते हैं हम लोग, हमेशा रूल है ये, जब भी आपको डिफरेंस लिखना है, कभी भी किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गारंटी के साथ वहां पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा। और आप जो टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको करना क्या है कि टेबल बनाते वक्त आपको 2 ऐसे डिफरेंसेस लिखने हैं जिसमें कहीं से कोई नंबर कटने की गुंजाइश ना हो। जैसे अगर मैं डेमो के तौर पे आपको आंसर बताऊं तो DNA में हम लिखेंगे deoxyribose sugar is present in DNA while ribose sugar is present in RNA। याद आया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, DNA के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे DNA is the most abundant genetic material in nature while RNA is present as genetic material only in some viruses। मतलब DNA इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है, जबकि RNA सिर्फ कुछ वायरसेस में लिखा जाता है। तो 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो 2 डिफरेंस लिखेंगे, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा 3 डिफरेंस लिखेंगे, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो 5 मैम, डिफरेंसेस थायमिन लिखेंगे। और यूरासिल वाला डिफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब नहीं समझे, कोई भी 2 लिखिए, एनी 2, ठीक है। अगर आप 3 भी सही सही लिख रहे हैं, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन, आपके पास टाइम रिमेनिंग है तो काटना तो किसी को नहीं है नंबर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लिख दीजिएगा तो कोई नंबर काटेगा, ऐसी तो कोई मार्किंग स्कीम बनी नहीं है आज तक, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। और अगर 3 मार्क्स का पूछा गया
मैंने आपको 5 मार्क्स के लायक करा रखा है ना। बहुत सारे डिफरेंसेस जो है मैंने आपको डीएनए आरएनए में करा रखा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैम डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इन केस ऑफ डीएनए नाइट्रोजनस बेसेस आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, while in case of RNA थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। याद आ रहा है? मैंने बता तो बहुत कुछ रखा है, बताने को तो आता नहीं एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जितना पूछा जाएगा उतना लिखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। मेंशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। समझे क्वेश्चन क्या करना है, बोलना है किसी को या मैं वापस एक्सप्लेन करूं? क्वेश्चन समझिए, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। मेंशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे बोला गया वैसे ही आप समझ जाइए कि आपको करना क्या है। एमिनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट भी करना है, और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका वहाँ पे वर्कलोड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि साथ में यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री की तरह लिखा हुआ है आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ। लेकिन प्रोटीन का नहीं पूछ रहा है ये, इसका जो बेसिक यूनिट है उसका आपको क्या कर रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसिन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एच की बजाय आपको आर ही रखना है। और क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब है कि हाफ मार्क क्या लिखने पे जाएगा जब आप बताइएगा एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। 1 नंबर आपको किस पे मिलेगा, जब आप ये पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 मार्क आपको उसके लिए मिलेगा। रिमेनिंग हाफ मार्क आपको किसके लिए मिलता है, जब आप यहाँ पे लिखेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड in the central position and alpha carbon is present, then because carbon is tetravalent so it contains मैम carboxylic मेंशन acid। मतलब इसको ड्रॉ करना है पहले। फिर से बोलिए। मैम मेंशन मतलब पहले इसको ड्रॉ करना है या वो खाली लिखना है कि देखिए, अमाइनो। खाली नाम लिखना है। मेंशन मतलब सिर्फ नाम लिखना होता है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे ही बोल दिया तो स्ट्रक्चर जो है लिखना मस्ट हो जाता है वहाँ पे। समझ गए आप? ठीक है, उसके बाद लिख देना है कि हमने यहाँ पे एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन और एक रिप्लेसेबल साइट है यहाँ पे जिसको बदल बदल के हम प्रोटीन का नाम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इतना छोटा सा काम करना है आपको, ये रहा। देन देखिए नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन मोनोसैकेराइड। याद आ रहा है कुछ? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई स्टोरी लिखनी है, स्टोरी नहीं लिखना आपको। आपको मोनोसैकेराइड के बारे में बोलना है। मोनोसैकेराइड्स आर जनरली द मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जांपल दे दिया नीचे में, एज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च। स्टार्च का लिखना जिसका लिखना, खत्म, बस उसके आगे आपको दिमाग नहीं लगाना। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड भी बोला जा रहा है, डाइसैकेराइड भी बोला जा रहा है, पॉलीसैकेराइड भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके केस में क्या है, आपको 2 ही पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली दे दिया जाता है कि बच्चा यहाँ पे पूरा। डाइसैकेराइड में कोई मेहनत तो है नहीं, जब आप यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड को ऐड कीजिएगा तो डाइसैकेराइड बनेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म्स माल्टोज। फिर पॉलीसैकेराइड पे हम लोग आते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब उल्टा, मोनोसैकेराइड वाले में जो लिखा था ना उसका उल्टा कर दीजिए। एज फॉर एग्जांपल स्टार्च is a kind of polysaccharide which is formed after aggregation of glucose। ठीक है, खत्म। तो ये आपका हो गया। देन आगे देखिए,
मैम नेक्स्ट है एग्जांपल यहाँ दे पे, देंगे तो हाफ मार्क्स दे देंगे। बिल्कुल। आप एक लाइन एक एग्जाम्पल, एक लाइन एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी टेक्निकल आप एग्जाम में जब शीट लिखेंगे ना, शीट लिखने के मैम बाद मैंने जो डाइसैकेराइड में आपको, कोई भी एग्जांपल दे देंगे तीनों में से। बिल्कुल कोई सा भी दे सकते हैं आप, माल्टोज का दे सकते हैं, आप लैक्टोज का दे सकते हैं, आप सुक्रोज का दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक, ओनली वन, ठीक है। चलिए चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल रही, क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन, क्योंकि ये छोटा सा है इसलिए, एक्सप्लेन लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, जहां पे आपने किसका एग्जाम्पल लिया था, लिपिड में किसका एग्जाम्पल लिया था आपने, फैटी एसिड का आपने एग्जाम्पल लिया। तो जहां पे आपको समझाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसने अपने पीछे लॉन्ग चेन ऑफ क्या लिया हुआ है, कार्बन का कैरी किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देना है, मतलब एक लाइन की एक्सप्लेनेशन और उसके पीछे आपको, मतलब उसके जैसे आप बनाएंगे उसके नीचे आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो शो कर देना है, दिखा देना है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये असाइनमेंट क्वेश्चन वाला पेज है, इसके पीछे होगा, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, ये देखिए मैंने आपको बता रखा, हाँ ये रहा ना, ये है बस इतना छोटा सा, इतना भी नहीं लिखना आपको, ठीक है। लिपिड में वाटर इंसॉल्युबल भी छोड़ दीजिए, इसको भी नहीं लिखना, ये भी मत लिखिए। 2 मार्क्स का मतलब है कि अगर उसमें कहीं से भी कोई रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एग्जांपल आ रहा है, तो आपको छोटे छोटे वहां पे क्या करने हैं, 4 पॉइंट करने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात क्या बतानी है यहाँ पे, लिपिड्स आर, फैटी एसिड्स आर लिपिड्स, जहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है किसके साथ, टू एन आर ग्रुप, खत्म, ठीक है। आर ग्रुप में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। और एक आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करके और उसका नाम लिख देना है। सवाल ही नहीं उठता कि आपका हाफ मार्क्स भी कहीं से डिडक्ट हो जाए, ठीक है, बात समझ आई। तो ये बोला मैंने, इस सेंस में ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं, और लगे पड़े हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है और लगे पड़े हैं पूरा लिपिड में, अब ग्लिसरॉल भी लिखे जा रहे हैं, पामेटिक एसिड भी बताए जा रहे हैं, आर्किडोनिक एसिड, उतना नहीं पैनिक होना। मार्किंग स्कीम के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना कैसे है। इसके बाद तुरंत सीधा 5 मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखूंगी। लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर लिखने में बच्चे वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं, दिक्कत उनको 2-3 मार्क्स वाले में ही आती है। 5वां क्वेश्चन इसमें लिखिए 2 मार्क्स वाले में, डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड्स। पहले क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको नाम लिख के पूछा जा रहा है कि डीएनए आरएनए को डिफरेंशिएट कीजिए। 5वें क्वेश्चन में आपको लिखा गया डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन में फंस गए आप, क्यों? अब मान लीजिए किसी बच्चे को पता ही नहीं व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, तो वैसे भी दिक्कत आ जाएगी आपको। तो न्यूक्लिक एसिड्स में सबसे पहली बात आपको ये बताना है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन द होल लिविंग सिस्टम, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। आपने 1 पॉइंट लिख दिया, 4 पॉइंट आपको बनाना है। फिर डीएनए, तो 5वां क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन की कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है बच्चों के लिए। 4 पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सही सही बनाइए, एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर कहीं से कोई कट नहीं कर सकता, ठीक है, ये हो गया। और DNA is the most abundant genetic material in nature, while RNA is present only in some viruses. DNA contains deoxyribose sugar, while RNA contains ribose sugar. In case of DNA, nitrogenous bases are ATGC, and in case of RNA, nitrogenous bases are AUGC. बस फिनिश। इतने में से किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ूं मैं? ये हो गया। और ये सारे क्वेश्चंस को आप 3 मार्क्स का भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन के ऊपर, बस जो पॉइंट यहाँ पे 4 है वो वहां पे 6 बन जाएगा। आपको जो भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो अपने मन में पहले उसकी मार्किंग स्कीम डिसाइड कर लेनी है,
कि कैसे आपको नंबर मिलना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको लिखने वाली हूँ 5 मार्क्स क्वेश्चन। बहुत आसान है लिखना, मेरे लिए तो बहुत आसान होगा, वर्कलोड आपका बढ़ेगा, क्योंकि नहीं लिखिएगा और गूगल कीजिएगा तो मैं एक वार्निंग और दे देती हूँ आपको। गूगल पे अगर आप करके क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, मैंने 5 मार्क्स में काफी शॉर्ट में इसमें आपको बताया है, तो उतना ही आपको लिखना, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, गूगल में बहुत ज्यादा मिस्टेक है, गूगल करके क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे, पहले ही बोल दिया मैंने आपको। बहुत सारे मिस्टेक्स और एरर हैं, जिस बच्चे ने थोरोली क्लासेस करी है उस एरर को आप भी कैच कर सकते हैं, कहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा वो टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, बट बहुत सारे मिस्टेक्स हैं उसमें, तो खुद से करेंगे क्वेश्चन का आंसर। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे जो 5 मार्क्स का आता है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। करना क्या है, कोई बोलेगा मुझे, समझे? आपको यहाँ पे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, पहले आप बताइए कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन क्या है, ये हेट्रोपॉलीमर है, किसका, एमिनो एसिड का। 2 पॉइंट आपने लिखा, 1 नंबर। फिर चारों के बारे में एक एक लाइन आपको लिखना है, बस आपका यहाँ पे 5 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो गया। टू द पॉइंट आंसर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी प्राइमरी स्ट्रक्चर आप लिखिएगा तो 1 पॉइंट आपका तो यही लिखने में जाएगा कि ये सिंगल चेन कैरी करता है, और यहाँ पे लिंकिंग का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड करता है। तो सब में जनरली क्या होता है, 2-2 पॉइंट चला ही जाता है, तो बच्चा 10 पॉइंट लिखता है, वैसे भी 5 मार्क्स पूरा हो जाता है इसका। दूसरा क्वेश्चन, राइट। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है प्रोटीन का? सिर्फ एक आप जो प्राइमरी वाला है ना उसको बना सकते हो रफ में, सेकेंडरी है, क्वार्टरनरी है। अब जैसे क्वार्टरनरी जो एनसीईआरटी में बना, बस वैसे ही रफ में ड्रॉ करके छोड़ देना। अगर आपने एक आधा भी, मतलब जैसे 4 है ना आपके पास, 4 में से एक भी अगर आपने बना दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा वहां पे, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा डायग्राम के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तुरंत वही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। राइट डिटेल्ड नोट ऑन द, अब ये फिर वापस एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द genetic materials which are present in living system। अब समझिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डीएनए आरएनए जो है दोनों की एक्सप्लेनेशन आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका बस लिखने का तरीका बदल गया है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसान है। मेरे ख्याल से अगर आपने बहुत अच्छा समझा होगा ना, मैंने तो जिस भी बच्चे को आज तक पढ़ाया है अपनी लाइफ में, उसके बाद वो बच्चा प्रे करता है कि अब तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूक्लिक एसिड ही आना चाहिए, जो कि बाकी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये लिखना बहुत आसान हो जाता है इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स है ना कि समझ ही नहीं आता क्या लिखे क्या छोड़े। बहुत आसान है इसको लिखना, 10 पॉइंट्स आपको क्रिस्टल मैम क्लियर डीएनए बनाना का है। 1 पॉइंट, आरएनए का 1 पॉइंट, ऐसे सब। बस 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 ऐसे करके आपको कर देना है, फिनिश। 10 पॉइंट कर देना है। तो वैसे तो कॉपी में आप ताकि करके प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसका भी आपने लिख ही लिया, ठीक है। एक आप लिख लीजिए यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन जो है जो आज की क्लास में आपने किया है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कोफैक्टर्स। समझ गए? कोफैक्टर्स में आपको सब कुछ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको वहां पे ये कोफैक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, हाफ मार्क्स। जैसे देखिए यहाँ तो ये पेज तो अवेलेबल ही अभी हम लोगों के पास, इससे मैं बताती हूँ, मार्किंग स्कीम भी बता देती हूँ कैसे कैसे मार्क्स मिलना है आपको, तो भी बता देती हूँ। ये देखिए जैसे ये वाला पेज है, ठीक है। आपने कोफैक्टर के डेफिनेशन को लिखा, हाफ मार्क्स, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा की गुंजाइश मत रखिएगा कि अगर आपको डिटेल नोट दिया जा रहा है तो आपको उसमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं। ये मार्किंग स्कीम यही है, हाफ मार्क इसके डेफिनेशन पे, हाफ मार्क एपो एंजाइम पे। एपो एंजाइम भी तो समझाइएगा जब कोफैक्टर बता रहे हैं। 1 नंबर हो गया पूरा। जैसे ही बच्चे ने लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस, इसके ऊपर 1 मार्क होता है। हाफ हाफ 1 1 2 हो गया यहाँ पे। अब ये जो 3 है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस,
तीनों के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब ये नहीं पता चला कहानी बना रहे बैठ के, नहीं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप एक लाइन लिखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स are tightly bound to the apoenzyme as for example peroxidase। कोई नंबर नहीं काट सकता, सवाल ही नहीं होता। कोएंजाइम मैम हीम। वन लाइन लिखिए सिर्फ इसमें, ठीक है। कोएंजाइम है तो कोएंजाइम्स आर बाइंड विथ मैम कोई भी ट्रांजिएंट। एग्जांपल दे देंगे। बस एक ही पॉइंट आपको लिखना है इसमें। तो ये क्वेश्चन आंसर करने का फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है साथ के साथ। और चलिए अब हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि मैम कोएंजाइम्स में मैम ट्रांजिएंट लिखेंगे। हाँ, ट्रांजिएंट लिखेंगे, लिखना जरूरी है। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, एक रह गया। मैम मेटल आयंस में क्या लिखेंगे? मेटल आयंस में इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक मेटल आयंस विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। फिनिश, है ना। देन है हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स में तो जितना बोला जाए उतना कम है ना, बहुत शॉर्टकट में मैंने जितना लिखाया है उतना ही आपको लिखना है। पॉलीसैकेराइड्स में बहुत आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, पॉलीसैकेराइड जब मैंने स्टार्ट किया था, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, मतलब जिसको बोला जा सकता है ना जीरो लेवल के पॉइंट्स हैं, ये हैं। अब हमारे नेचर में क्या है, ये इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इससे कोई नकार तो सकता नहीं है। एसिड इनसॉल्युबल आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और शुगर, अगर आप सोचिए कि वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, तो चीनी घोलते नहीं घोलते पानी में, घुलता है ना, तो ऑब्वियस है वाटर सॉल्युबल होगा ये, है ना। अब जैसे हम तीनों के बारे में लिखना चाहते हैं, तीनों को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स आर ग्लाइकोजन, स्टार्च, है ना, सब सेलुलोज, और तीनों का यहाँ पे मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप बता रहे हैं, तो इस तरीके से करके फिर आप क्या कीजिएगा, ये देखिए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये है, ये आपने लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में सब नोट किया। ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना आपको, ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पे ये भी नहीं बताना, ये तो नोट में मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी कॉपी में होगा ऑलरेडी अवेलेबल। तो इस एक आपको ये बताना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके अलग से लिखा है, इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। तो आपको एक जो है यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर एक मैंने आपको डाइसैकेराइड वाला पेज बताया था, यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ ये वाला साइड। आप तीनों डाइसैकेराइड का नाम लिखिएगा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, किसके ऐड करने से क्या बनता है, समझ गए। बस इतना ही लिखना है आपको, फिनिश। ऐसे आपको इस फॉर्मेट में करना है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन लिख देती हूँ 5 मार्क्स का, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन है अभी, ये जो 5 लिखने जा रही हूँ, बहुत आराम से अच्छे तरीके से, आपके पास टाइम है, और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ये रहा आपके पास 5th क्वेश्चन, इसमें लिखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब इसका मतलब बोला जा रहा है कि आपसे पूरा चैप्टर लिखवाना है, समझ गए, मॉलिक्यूल्स इन नेचर, समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, और टेबल के अंदर आपके पास कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके पास 4 आता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पॉलीसैकेराइड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स है। सबके बारे में आप एक एक लाइन लिखिए, किसका कौन सा मोनोमर है, और एक आधा अगर स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे 5 में 5 मार्क्स फुल मिल जाएगा, ठीक है। एक दो पॉइंट लिखने में चला ही जाता है। तो बच्चे तो बनाते हैं कि ऐसा जिसके बारे में हमें क्रिस्टल क्लियर 1 लाइन आती है, ऐसे क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में ज्यादा पूछे जाए। किसी क्वेश्चन को लिखने में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। इतने क्वेश्चन क्या, 1-2 मार्क्स वाला तो खैर आसान है, वो तो मैंने बता ही रखा है, ये भी बहुत आसान है। अब आपकी ना राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। क्लियर है मैम
बाकी जब आप लिखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैम हमें लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप पूछेंगे। हाँ बोलिए। मैम ये कोफैक्टर्स वाले में इसके तीनों टाइप इंक्लूड कर देना है ना, उनकी डिटेल। हम्म। ओके। और कोई डाउट किसी को?